Hello, good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. आज की क्लास में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। नाम से ही पता चल रहा है क्या कह रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कैपिटल और स्ट्रक्चर, यानी हम इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। क्या है ये? कैपिटल का स्ट्रक्चर। अब देखिए, कैपिटल दो अलग अलग तरीके की होती है। एक कैपिटल है हमारे पास, एक हमारे पास है ओनर्स फंड, एक हमारे पास ओनर्स फंड और दूसरा होता है क्या? बोरोड फंड। ओके, एक होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। ओके, ओनर्स फंड जिसको हम लोग कह सकते हैं इक्विटी, ओके, और बोरोड फंड जिसको हम कह सकते हैं डिबेंचर्स और हमको कह सकते हैं लोन। ये हमारे पास किस में आते हैं? बोरोड फंड में। और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो टोटल कैपिटल होगी उसमें ओनर्स फंड और बोरोड फंड का क्या क्या प्रोपोर्शन होगा, यानी आपका कितना परसेंट ओनर्स फंड होगा और कितना परसेंट बोरोड फंड होगा। ओके, अब क्या डिसाइड करना है? हम लोग जनरली कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को बोरोड फंड पे जाना चाहिए, यानी डिबेंचर्स पे जाना चाहिए, और जितने ज्यादा डिबेंचर्स होंगे उतनी ज्यादा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। यही तो कहते हैं। वो कहते हैं जितने ज्यादा, इसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जहां पे वो कहते हैं कि अपनी कैपिटल का ज्यादातर पोर्शन आपके पास क्या होना चाहिए? डेट होना चाहिए, क्योंकि डेट हम लोग कहते हैं कि वो एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। पैसा वहां पे हमें, मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी कम होती है एज कंपेयर टू इक्विटी। तो फिर अगर ये पहले से डिसाइडेड है कि भाई डिबेंचर जो हैं या डेट जो हैं वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो हम लोगों के पास ये क्वेश्चन ही क्यों अराइज हो रहा है कि कौन से सोर्स ऑफ फंड को हमें लेना चाहिए? उसी चीज के बारे में आज बात कर रहे हैं, है ना। इस चीज को ढंग से समझेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट से इसको समझेंगे तो ये चीजें बहुत आसानी से क्लियर होती रहेंगी। अब देखिए, इक्विटी की अगर मैं बात करूं, इक्विटी और डेट के अपने अपने नेचर होते हैं। नेचर की मैं अगर बात करूं तो जो ये इक्विटी है, अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, ओके, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, तो इक्विटी जो होता है वो लेस रिस्की होता है या बहुत कम रिस्क होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई रिस्क होता नहीं है इक्विटी में। और डेट में जो होता है वो हाई रिस्क होता है। क्या है इसमें? हाई रिस्क है, रिस्क ज्यादा है। रिस्क क्यों ज्यादा है? क्योंकि इक्विटी में तो देखो ऐसा है ना कि आप तो डूबे हम तो डूबेंगे। हम लोग क्या करेंगे? अपने इन्वेस्टर जो जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया था वो भी डूबेंगे। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पे इक्विटी के केस में जो यहां पे लायबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। किसकी? सबकी। आपको वापस नहीं करना। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ तो वो लॉस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, वो लॉस सबका है। पर डेट के केस में ऐसा नहीं होता। डेट के केस में लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। आप डूबोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन डूबा, उसके बाद आप ऐसे नहीं बोलोगे, फिर भी आपको डिवेंचर होल्डर का पैसा देना पड़ेगा, फिर भी आपने बैंक से जो लोन लिया होगा वो बैंक का पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे रिस्क ज्यादा है, पर इस रिस्क के बदले रिवॉर्ड अच्छा है। ये रिस्की कम है, पर इसकी हाई जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके? डेट की। डेट की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो ना बहुत कम होती। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों को पता है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि आपको कितना रिपे करना है। ओके, कितना ज्यादा रिपेमेंट करना है। आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उस लोन को कितना रिपेमेंट करोगे? आपने माना कि 10,000 रुपए ज्यादा दिया, तो वो 10,000 रुपए उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? काफी कम होती है। किसमें? डेट के केस में। या हम बोल सकते हैं कि डेट जो होता है वो चीप होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। और ये क्यों होता है? इसके 2 रीजन है, ठीक है। और ये कब होता है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि डेट जो होता है वो हमेशा एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस मिले। कई बार डेट जो होता है वो इक्विटी के कंपैरिजन में महंगा पड़ जाता है और हमें नुकसान होता है, पर उसके बारे में अभी आगे चल के इसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं डेट चीप क्यों होता है, डेट सस्ता क्यों होता है। डेट इसलिए सस्ता होता है क्योंकि देखो, एक डेट के ऊपर टैक्स नहीं चार्ज होता, मतलब डेट के ऊपर नहीं, जो डिबेंचर्स के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट है, डेट के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट है, वो
नॉन टैक्सेबल होता है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो आपका एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसेस के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। जबकि इक्विटी में होने वाला, इक्विटी किसको, इक्विटी को क्या बटेगा? डिविडेंड। डिविडेंड यानी प्रॉफिट, और प्रॉफिट के ऊपर टैक्स चार्ज होता है क्योंकि वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो प्रॉफिट कंसीडर होता है। भाई डिबेंचर्स को मिलने वाला इंटरेस्ट भी होता तो देते तो हम उसको भी प्रॉफिट में से, मतलब अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो तो देंगे, पर वो प्रॉफिट कंसीडर नहीं होता, वो एक्सपेंसेस कंसीडर होता है, इसलिए उसके ऊपर टैक्स जो है ना वो चार्ज नहीं होता है। पर जो इक्विटी है, इक्विटी के ऊपर टैक्स आपका चार्ज होगा, इक्विटी के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है, जो ये इक्विटी होता है वो एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू डेट। डेट हमारा जो है वो एक्सपेंसिव कम है, ठीक है। इसी चीज को समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग ये देखें कि क्या ऐसा होता है, क्या जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या इस बात की क्रेडिबिलिटी है कि ये ऐसा होता है कि हाँ डेट जो है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस चीपेस्ट है या कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो एक्सपेंसिव है, और किस सोर्स ऑफ फाइनेंस को लेने में, मतलब डेट को लेने में ज्यादा फायदा है ऑर्गेनाइजेशन का, इक्विटी को लेके ज्यादा फायदा है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के पीछे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और शेयर होल्डर की वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी? शेयर होल्डर की वेल्थ तब मैक्सिमाइज होगी जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, है कि नहीं? इसी चैप्टर को स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस चीज के बारे में डिस्कशन भी किया था कि अर्निंग पर शेयर बढ़ा, इसके मतलब है कि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी। और शेयर होल्डर की वेल्थ कब बढ़ेगी? जब आप एक सही, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर, एक ये डिसीजन लोगे। इसीलिए तो इसको बड़ा डिसीजन में कंसिडर किया हुआ है, इसीलिए तो फाइनेंसिंग डिसीजन में एक बड़ा वो रहता है कि यहां पे आप डिसाइड करते हो कि भैया कौन सा ऑनर्स फंड या बोरोड फंड, किसको आपने चूज करना है। ओके, तो इसी में हम लोगों ने एक कंडीशन ले ली, ये हमारे पास केस है, हम लोग एक कंडीशन को ले रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है कि ये समझो ईबीआईटी, ईबीआईटी हम सबको पता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, दूसरा क्या है? इंटरेस्ट, ये कह रहा है इंटरेस्ट 10% का रहेगा और टैक्स जो है वो 30% का है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑब्वियसली इंटरेस्ट डेट के ऊपर होगा और टैक्स किसके ऊपर लगेगा? क्योंकि डेट के ऊपर तो टैक्स, मतलब डेट की इंटरेस्ट के ऊपर तो टैक्स लगता नहीं है, तो टैक्स किस पे लगेगा? रिमेनिंग अमाउंट पे। ये हमने तीन अलग अलग कंडीशन ले ली। पहले थे केस फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, केस फर्स्ट में हमारी जो टोटल कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए। द टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 10 लाख। ओके, 10 लाख रुपए बिजनेस की टोटल कैपिटल है। बिजनेस की टोटल कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए, ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम डेट ले ही नहीं रहे। अब तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। हमने कहा पहले केस में डेट ले ही नहीं रहे, यानी इसका मतलब है कि सारा का सारा जो है वो कहां से ले रहे हैं हम लोग? इक्विटी से ले रहे हैं। ओके, अब इक्विटी से सारा ले रहे हैं तो यहां पे क्या होगा? सबसे पहले हम लोगों के पास एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं, यहां पे आ जाएगा ईबीआईटी। ऊपर उसने बता रखा है कि ईबीआईटी कितना है। ईबीआईटी आपके पास 2 लाख रुपए का। ओके, 2 लाख रुपए का आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। सबसे पहले क्या माइनस होता है? सबसे पहले माइनस होगा आपका इंटरेस्ट, लेस कर लेंगे इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कितने का है? इंटरेस्ट तो लगना था डेट के ऊपर, डेट यहां पे है ही नहीं, जीरो है डेट, तो इंटरेस्ट भी क्या होगा? जीरो होगा। जब जीरो इंटरेस्ट हुआ तो आपके पास फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से आपने इंटरेस्ट माइनस किया, तो अब आपके पास आया ये अर्निंग बिफोर टैक्स, जो कितने का हुआ? ऑब्वियसली 2 लाख रुपए का। इसमें तो कुछ था ही नहीं ना, चेंज हुआ ही नहीं था। उसके बाद आपने क्या माइनस करना है? देन अगेन यू नीड टू माइनस क्या? आप माइनस करोगे इसमें से टैक्स, जो उसने कहा कितना परसेंट है? 30%, एट द रेट 30%। तो लगा लो 30%, इसका 30% कितना हुआ? 60,000। तो 60,000 रुपए का टैक्स हुआ। टैक्स यहां पे आपने माइनस किया, टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास बचा 1,40,000 रुपए, 1,40,000। ये आपके पास जो बचा, ये बचा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, 1,40,000। अब ये कहता है कि आपने क्या निकालना है? अर्निंग पर शेयर। तो EPS, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड। नंबर ऑफ शेयर होल्डर या शेयर इशूड हम लोग कह सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने? अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो नहीं दिया हुआ है, पर हम लोग ये मान रहे हैं कि इक्विटी अगर 10 लाख का है, मैंने एज्यूम किया कि भाई मिनिमम शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है? 10 रुपए। 10 रुपए एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर 10 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है, ठीक है ना, मतलब इक्विटी है, और 10 रुपए जो है एक शेयर की फेस वैल्यू है, तो कितने शेयर इशू किए आपने?
1 लाख शेयर इशू किए। ओके, तो अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि EAT इज इक्वल्स टू कितना, 1,40,000 1,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 1.40, यानी अर्निंग पर शेयर इज 1.40। कब, पहले केस में। चलिए ठीक है, अब दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरे केस में EBIT, फिर उसी प्रोसेस पे आगे चल रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूं। EBIT हमारे पास वही है, 2 लाख रुपए की EBIT है, 2 लाख रुपए की EBIT है। अब यहां पे डेट है कितना है, डेट है 2 लाख रुपए का। ओके, अब इस डेट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ही माइनस कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट डेट के ऊपर लगेगा, हमने ऊपर लिखा होता है डेट के ऊपर लगेगा कितना, 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 लाख का 10% कितना हुआ 20,000, तो 20,000 रुपए क्या लगा, डेट के ऊपर इंटरेस्ट लगा। फिर आपके पास जो बचा वो बचा क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज 1,80,000, 1,80,000 रुपए। फिर इसमें से आप माइनस करोगे किस चीज को माइनस करें आप, टैक्स, जो कि कितना परसेंट है, टैक्स है इसका 30%। तो 1,80,000 का 30% है 54,000, यस 54,000 रुपीज का क्या हुआ, टैक्स हुआ। इसको माइनस करें तो बचेगा 1,26,000 रुपए, 1,26,000 रुपीज, जो क्या बचा, दिस इज EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितना 1,26,000। अब हमने फिर EPS यहां पे कैलकुलेट करना है। EPS इज इक्वल्स टू, हमने कहा था EAT यानी 1,26,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हुए। अब आपके पास इक्विटी बेटा 8 लाख रुपए की है, इक्विटी कितने की है 8 लाख, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है कि 8 लाख अगर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, तो कितने शेयर हुए, कितने शेयर होल्डर हुए 80,000। तो अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हो गए 80,000 रुपए, 80,000। तो EAT इज इक्वल टू 1,26,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इज इक्वल टू 1.575। ये आपके पास अर्निंग पर शेयर आया। दूसरा केस था। फिर तीसरे केस के बारे में बात करते हैं, फिर एक साथ इनको देखेंगे। अगेन यहां पे अर्निंग EBIT जो है वो हमने तो कॉमन ही रखा हुआ है ना, 2 लाख रुपए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 2 लाख। इसमें से सबसे पहले क्या माइनस होगा, सबसे पहले माइनस होगा आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका, डेट के ऊपर। डेट कितने का था 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट, 4 लाख का आपका होगा 4 लाख का 10%, दैट इज 40,000। 40,000 का इंटरेस्ट लगा, बचा कितना 1,60,000, 1,60,000 रुपीज। ओके, अब 1,60,000 बचा, फिर इससे क्या माइनस करोगे, फिर इससे माइनस करोगे आप किसको, टैक्स को। ये तो क्या है 1,60,000 क्या है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस क्या इसका 30%, दैट इज 48,000 रुपीज। ये माइनस करके कितना आया 1,12,000 रुपए का क्या आया EAT, दिस इज EAT, दैट इज ऑफ रुपीज 1,12,000। तो फिर आप EPS निकालो, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक, तो EAT इज 1,12,000। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर, इक्विटी कितना इशू कर रहे थे आप 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, एक कितने शेयर हुए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 60,000। तो फिर 1,12,000 डिवाइडेड बाय 60,000, दिस इज 18.67, राउंड ऑफ में ले लिया हमने 18.67। अब आप ये देखो, थोड़ा सा इसको कंपेयर करें, तो ये 3 केस देखे थे हमने, 3 केस देखे थे। पहले केस में हमारा EPS जो आ रहा था वो कितना आ रहा था 1.40, जहां पे डेट जो थी, ओके, तो ये 1.80 था। कब, जो पहली कंडीशन थी जब डेट जो थे वो 0 थे। ओके, जब डेट हमने कितने की किए 2 लाख की किए, तो हमारा अर्निंग पर शेयर आया 1.575। ये तब की बात है जब डेट जो है वो 0 से बढ़ के कितना हो गया 2 लाख रुपए हो गया। और जब हमने और 4 लाख बढ़ाया, ये अरे गलती होगी, ये 18.67 नहीं होगा 1.867 है। ओके, तो अगर हम लोगों ने इसको कितना किया 4 लाख किया, तो फिर क्या हुआ ये 1.867 आया अर्निंग पर शेयर। तो हमने ये देखा कि जब डेट 0 था तो ये 1.40 था, डेट बढ़ा हमारा अर्निंग शेयर बढ़ा, डेट बढ़ा हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ा।
यानी हम ये कह सकते हैं, जो स्टेटमेंट मैं अभी तक कह रहा था कि अगर हमारे डेट बढ़ेंगे तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट होगा का मतलब क्या है कि बिजनेस यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना जो कोर ऑब्जेक्टिव था क्या, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, उसको फुलफिल कर पाएगा और वो कर रहा है, वो हम लोगों ने देख भी लिया। पर यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि क्या ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होती है? नहीं जी, ये कंडीशन हमेशा अप्लाई नहीं होती है। ये सिर्फ उसी केस में अप्लाई होगी जहां पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ROI, ठीक है, जहां पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा किससे, जो आपका इंटरेस्ट है किस पे, डेट के ऊपर। यानी यहां पे इंटरेस्ट कितना है डेट के ऊपर, 10% था इस केस में, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें दिया नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट ROI इज इक्वल्स टू EBIT जो आपका है डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। ओके, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, ठीक है, इनटू 100। जैसे यहां पे EBIT कितना था, 2 लाख रुपए, टोटल कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपए, इनटू 100, यानी हमारा ROI कितना था, 20%। तो यानी 20% है ROI था। अगर ROI इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से ज्यादा होगा, यानी डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा होगा, डेट के ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा था, 10%, और ROI कितना था, 20, तो भाई ऑब्वियसली 20 जो है वो क्या है, ज्यादा है 20 किससे, 10% से। तो जब तक आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा किससे, इंटरेस्ट से, तब तक आपका ये फॉर्मूला, ये जो फंडा है, ये अप्लाई होगा। पर अगर ROI कम हो गया तो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। भाई आपको इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5% का मिला और आपने इंटरेस्ट ही 10% का देना है, तो आपको तो नुकसान हो गया ना। वहां पे इक्विटी लेके फायदा है, वहां पे ज्यादा इक्विटी करके फायदा है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर यही है, जहां पे आप प्रपोर्शन चेक करते हो कि डेट और इक्विटी का क्या प्रपोर्शन है, और जहां पे यही सिचुएशन जहां पे आपका ROI आपके इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर हो गया? तो ये था आज हमारा कंसेप्ट, जहां पे हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। मैंने आपको अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बताया, किस तरीके से ये चीज होती है। इसके बाद और इसी टॉपिक की अगर हम बात करें ना, तो लेवरेज भी यही है। लेवरेज क्या कहता है, लेवरेज ये कहता है कि आपके कैपिटल के ऊपर डेट का कितना प्रोपोर्शन है, टोटल कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन डेट है। ओके, तो वो भी काफी हद तक यही चीज है, ठीक है ना। तो अगले एक वीडियो में हम लोग लेवरेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर भी लेंगे। और अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर और डिटेल में मैं बताऊं कि ठीक है, अगर माना कि ROI कम होता है और इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो क्या होता है, उसकी कुछ केस स्टडी सॉल्व करनी तो वो करेंगे। अगर इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए कि भाई मैं एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ, इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चंस हैं या कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाने हैं, या इससे भी कोई और रिलेटेड टॉपिक है, आपकी बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कोई और टॉपिक है तो आप उसको बताएं, उसके ऊपर एक वीडियो हम लोग बना सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो टिल देन, गुड बाय।